अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं असल बात प्रोग्राम के खुशामदीद कहते हैं आपको। सियासी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। चंद ही माह में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए पिछले साल, तो चाहे मुगैयाँ स्टार्ट हो गई थी, एनालिसिस ये हो रहे थे कि अब हुकूमत PMLN की बनने जा रही है, वज़ीर आज़म मियाँ साहब भी होंगे। लेकिन कुछ ही अर्से के बाद डिस्कशन ये स्टार्ट होगी कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग का इल्हाक होगा। अब सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो ने आज ये कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार हमें वोट देंगे और वो हमारे साथ होंगे और हमारी कोशिश है कि हम उनको कन्विंस भी करें। इसके साथ साथ जब हम जमात इस्लामी की बात करते हैं, JUIFA की बात करते हैं, MQM की बात करते हैं, MQM 1978, जमात इस्लाम 1941, JUIFA 1988, अरसा दराज हो गया है। ये जमातें पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी हासिल क्यों नहीं कर सकी? इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं मुल्क में। कई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 खुदकुश बमबार इस वक्त पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं या फिर उन्होंने पहुंचना है। इस सूरत हाल में वफाकी वज़ीर दाखिला 4-5 हफ्ते बीत चुके हैं, अब तक वो कुर्सी खाली पड़ी हुई है। और कितना ज़रूरी है इन हालात में वफाकी वज़ीर दाखिला का होना, चाहे वो केयर टेकर सेटअप ही क्यों ना हो। इन तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। पाइड एक इदारा है जी, जो कि वजारत मनसूबा बंदी के मातहत प्लानिंग कमीशन का एक थिंक टैंक है। उसने कुछ सिफारिशात पेश की हैं। उन्होंने ये कहा है कि 5 साल से मुद्दत कम करके 4 साल कर देनी चाहिए पाकिस्तान में, चूँकि यहाँ की आवाम ज़्यादा सब्र नहीं करती और उसके बाद हालात भी कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और वजारत उज़्मा की मुद्दत भी 2 साल तक महदूद कर देनी चाहिए। इसके अलावा ये भी सिफारिश है कि जब भी कोई बिल कौमी असम्बली में आए, कौमी असम्बली में पेश करने से पहले वो अवाम के पास हफ्ता दो पहले जानी चाहिए, अवाम को मौका मिले उसको देखने का, पढ़ने का, और उस पर उनका फीडबैक भी शामिल किया जाए। इन तमाम मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर बुखारी साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब और नौशाद अली साहब। वेलकम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुबश्शिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जब मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा था कि अगली हुकूमत बस मियाँ साहब की आने वाली है। अवामी पजीराई भी उनके साथ है, उन्होंने आते ही एक जलसा भी कर दिया, मगर बहुत तेज़ी से चंद ही महीनों में सिनेरियो चेंज होता दिखाई दे रहा है। सवाल मैं आपसे अब ये करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो ने लाहौर में जलसा कर दिया, ये एक सिंबॉलिक जलसा भी आप इसको कह सकते हैं। क्या मियाँ साहब या शहबाज साहब या मरीम नवाज साहिबा लाड़काना जाके जलसा कर सकती हैं या करेंगे? जी देखिए, एक बात तो जो आपका पहला सवाल का ये इम्प्रेशन था कि मियाँ साहब वापस आएंगे और तमाम तर कंसेशंस हैं और वो हुकूमत बनाएंगे। ये परसेप्शन डेवलप किया गया था। मियाँ साहब ने वापस बहरहाल आना था और चूंकि हम इसी तरह ही चैनल्स पे बैठ के उस वक्त जब मियाँ साहब को कन्विक्ट किया जा रहा था, तजिए तबसरे किया करते थे और हमें लूप होल्स नजर आ रहे थे उन अदलिया के उन डिसीशंस में। तो इसलिए वो हमारे लिए चंबे की बात कम से कम मेरे लिए तो नहीं थी कि अगर वो वापस आए और उनका एक्विटल हो गया है, क्वाश हो गई हैं उनके खिलाफ जो कन्विक्शन थी। दूसरी बात ये कि ये है इलेक्शन का मैदान और इसमें सूरत हाल जो है वो तेजी से तब्दील भी होती है और फिर जो इसमें भागता है वही जीतता है। तो अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है, मियां नवाज शरीफ जो है वो बड़े एक्टिव हुए हैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों में, और जो उनके जलसे हैं वो बड़ी शानदार हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप दूसरी देखें, जो स्क्रीन पे कैप्चर किया हुआ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया हुआ है, और ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी असिस्टेंस के लिए आसफा भुट्टो जरदारी भी लाहौर आ चुकी हैं। तो ये तो अब एक बिल्कुल इंतहाबी अमल जो है वो सामने नजर आ रहा है, और उसमें वही बात है कि जो जितने वोट लेगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अब जो इंजीनियरिंग है वो कोई इतनी आसान सी चीज रह गई है कि आप RO ऑफिस में रिजल्ट तब्दील कर दें या अंदर टप्पे लगा लें। ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसलिए दौड़ जो है अपनी है, और उसमें देखिए अवाम जिसको भी वोट करेंगे वो जीत जाएगा। एक सिंपल सा फार्मूला है उसमें। हाँ, हमें मियां नवाज शरीफ साहब का एज नजर आ रहा है, वो इसलिए कि उनका क्राउड जो है उनके जलसों में उसकी तादाद अच्छी खासी मकबूल है। और अगर गुज़िश्ता फिर इलेक्शंस उन्होंने को जो देखा जाए तो तकरीबन 30-40 गालिबन 40 लाख प्लस डिफरेंस था, वोट डिफरेंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 40 लाख वोट कम हासिल किया था। अच्छा सर, जो दूसरा सवाल का हिस्सा था कि बिलावल ने तो पंजाब के गढ़ में, नून के गढ़ में, लाहौर में जलसा कर लिया। तो आप समझते हैं कि मरीम साहिबा, मियाँ साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब सिंध का रुख करेंगे?
जी देखिए, सिंध में वो कराची की हद तक शायद रुख कर लें अपने जो उनके कैंडिडेट्स उन्होंने फील्ड किए हैं उधर। और दूसरा फिर एमकेएम को एक तासुर देने के लिए कि हमारी एडजस्टमेंट हुई हुई है। अदरवाइज लाड़काना की बात, मेरा ख्याल है कि लाड़काना में कोई इनका काबिल जिक्र कैंडिडेट, बल्कि इंटीरियर सिंध में इनका कहीं भी कोई काबिल जिक्र कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। और बड़ी जो आसिफ जरदारी साहब की जो है खूबसूरत गेम, वो ये है कि सिंध में जो उनके मुखालिफ आवाजें थी, लाइक शेफाजीज हो गए, वहां के महर्स हो गए, जहां जहां वो गैप्स थे उन्होंने वो भी फिल कर लिए हैं। इसलिए इंटीरियर में मुझे नहीं लगता, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मियां साहब या मरियम या शहबाज शरीफ कराची में एक जलसा जरूर करेंगे। ये मेरा ख्याल है। ठीक बाकी है। उनकी क्या प्लान है ठीक है। वो अच्छा इफ्तिखार देख। साहब, आप क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये एक इम्प्रेशन था, इम्प्रेशन बनाया गया था, या फिर नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया उस तरीके से जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में आई और मंशूर देने में सबसे पहल कर दी, बड़ा अट्रैक्टिव मंशूर भी दे दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गढ़ में आके जलसा कर दिया और पंजाब में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि सिर्फ फ़िलहाल बड़ी लिमिटेड जलसे कर रही है। मेरा ख्याल में तो मियां नवाज शरीफ साहब पहले मरहले में तो इस बात का इंतज़ार करते रहे कि जो अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात हैं, जब तक वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते उनको सियासी तौर पे मुतहर्रिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनका अगला इंतज़ार था सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ से उनकी ताहयात नाअहली गोया कि उसका खात्मा होना था। और फिर आखिरी इंतज़ार इस बात का किया गया कि जब तक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके इस जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं किया जाता, तब तक मेरे ख्याल में उनके ख्याल में इलेक्शन मुहिम शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत वो आए हैं, मेरा ख्याल में वो अभी भी शक व शुबहा का एक तरह से शिकार थे। और उनको लग रहा था कि शायद जो उनसे वादे किए गए हैं और जिस तरह का माहौल उनके लिए कहा गया था कि बनाया गया है, वो शायद उनको नज़र आ नहीं रहा था। तो यही वजह है कि उनकी इलेक्शन मुहिम के अंदर हमें किसी किस्म का वो एक एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा जिसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि वो बड़ी जल्दी इलेक्शन मोड में चली गई। लेकिन उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन को जीतेगी और उन्हीं की हुकूमत बनेगी, या तो फिर उनको यही था कि जाहिर सी बात है उनके लिए इतना माहौल बना दिया गया है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो गली गली कूचे कूचे फिरें और जाके अपने आप को थकाएं। जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि अब इक़्तिदार में उन्होंने आना है, तो बस थोड़े से नुमाइशी जलसे कर लिए जाएं, और इससे जब वो ज़्यादा रिलैक्स फिर हो गए तो पीपल्स पार्टी ने उसका फ़ायदा उठा लिया। यकीनन मेरे ख्याल में ठीक है। पीपल्स पार्टी ने तो फायदा उठाना था, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इनिशियली तो ये इम्प्रेशन शायद मिल रहा था कि उस जमात को न सिर्फ सिंध तक महदूद कर दिया गया है, बल्कि पहले मरहले में तो आपको याद होगा कि एमकेएम पाकिस्तान चल के मॉडल टाउन आ गई थी, और इसी तरह सिंध में जीडीए और कुछ और भी जमातें मुस्लिम लीग नून की तरफ अपना झुकाव दिखा रही थी, और तासुर ये मिल रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी से सिंध छिड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है कोई जमात जब इस तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है तो उसमें एक जारहानापन नेचुरली आता है। और मेरे ख्याल में यही फिर दिखाया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और पहले मरहले में तो उन्होंने ये भी कि एस्टेब्लिशमेंट को बेहद तनकीद बनाया, और ये कहते हुए सुना गया हमें इब्तिदाई जलसों में, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से कोशिशें हो रही हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तनकीद का रुख खालिसतन मुस्लिम लीग नून की जानिब कर लिया, कि जो अभी तक भी जारी है, और उसमें उनको काफ़ी कामयाबी मिली है। मुझे लगता है कि फिर उनके लिए सियासी स्पेस को ज़्यादा पैदा हुई है। और साथ में उन्होंने देखा है कि अब तहरीक इंसाफ सियासी तौर पे बिल्कुल उसको एक तरह से दीवार से लगा दिया गया है। तो अब वो पीटीआई के कारकुनों की सहमति गेन करने के लिए उस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिसमें मुस्लिम लीग नून बात में तनकीद बना रहे हैं और साथ में पीटीआई के साथ थोड़ा बहुत इजहार हमदर्दी भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो बहुत वाइजली आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या जिस तरह का बयानिया वो लेके चल रहे हैं, अपने लोगों को तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुतहर्रिक किया है। और पंजाब के अंदर जहां हम कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब खत्म हो चुकी है, बट लाहौर में जलसे करना, बाकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाके बड़े बड़े जलसे करना, आज भलवाल में इससे हमें किया। लगता है जी।
इससे हमें लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिवाइवल जरूर हुई है, लेकिन 8 फरवरी का दिन अब देखना पड़ेगा कि उस दिन क्या वाकई जो एक बड़ा वाइज मूव था बिलावल का, उसने लोगों के जहनों को भी बदला है और पीपल्स पार्टी के हक पे लोगों ने अपने वोट भी डाले हैं कि नहीं डाले। मेरे ख्याल में 8 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में मुझे लगता है कि नून लीग के पास ना तो बयानिया है और ना ही उनकी इंतखाबी मुहिम के अंदर को मुझे इतनी जान नजर आ रही है। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। नौशाद साहब, नून लीग के साथ एक डायलेमा हो गया। कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाडला की टर्म यूज़ होती थी, मगर ये टर्म अब सियासी मुखालफिन नून लीग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि नून लीग इस डायलेमा से निकल पाएगी, इस ठप्पे से जान छुड़ा पाएगी? हमारा जो साइलेंट वोटर होता है, जो एक जिसको स्विंग वोटर कहते हैं, वो अपना जो वजन है वो उस जीतने वाली जमात की तरफ डाल देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन्होंने जीतना है, इनके उम्मीदवारों ने जीतना है और कल को हमें काम लेने हैं, हम कसम खाने जोगे होंगे कि हमने आपको वोट दिया। देखिए मसला है क्या, ये इसको जरा आप जरा एक सीरीज वाइज देखते आइए। तो ये मत समझिए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो कोई बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई कंपेन कर रही है, या वो सिर्फ बयानात के अगर दे देने से ये लगे कि जी ये कोई कल को इकट्ठे नहीं बैठे होंगे, तो ये चचा भतीजा जो है ये आपको फिर इकट्ठे बैठे नजर आएंगे। मामला सिर्फ इतना है कि देखिए ये इंतखाबात हैं पीटीआई और एंटी पीटीआई, और जो एंटी पीटीआई फोर्सेस हैं उसमें आगे डिवीजन आती है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है वो नून लीग को मिल सकता है या पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। तो नून लीग को वो किसी सूरत नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मरहले से गुजर रही है या जिन मुश्किलात का शिकार है, आप देख रहे हैं कि वो जो पिंडी के जो अभी खबर आई है कि पिंडी के जो उनके सदर हैं उन्होंने जो बगावत कर दी है और उन्होंने कहा कि जो टिकटें यहाँ दी गई हैं वो टिकटें हमें मंजूर नहीं है। और फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने एक लेटर इशू कर दिया है कि जिसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने जो पार्टी ने फील्ड किए हैं उनकी मुआवनत करें और उनके साथ ताउन करें। लेकिन ये जो डिवाइड है ये पीटीआई के अंदर नजर आने शुरू हो गई है, ये बहुत सी जगहों पे मौजूद है। बाज़ जगहों पे कैंडिडेट्स जो हैं वो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं कि बावजूद इसके कि ऑफिशियल लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो ना भी जीते तो कम से कम वो अपने आप को किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपनी एक ग्रिप बना सकते हैं या अपना एक नाम बना सकते हैं आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए। मामला ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त ये जो लाहौर से सीट दी गई है, ऐसा लाहौर से पीपल्स पार्टी जो है वो जीत सकती है। बात यह है कि ये नून लीग ने पीपल्स पार्टी को ये ओपनिंग दी है। ये NA 127 का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है और मुशावरत से किया गया है। वहां कुछ 36,000 के करीब वोट मिले थे बाय इलेक्शंस के अंदर, और ग्रीन टाउन और टाउनशिप ये ऐसे इलाके हैं जहां पर भुट्टो साहब ने ये कॉलोनीज बनाकर दी थी, एशिया की सबसे बड़ी थी, और 3 से 5 मरले के मकानात यहाँ पे हैं। उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है जो एक वक्त में पीपल्स पार्टी के वोटर थे लेकिन नाराज हो गए मुफाहमत की सियासत के बाइस। अब वो मुफाहमत की सियासत को थोड़ा साइड पर करके बिलावल अग्रेसिव सियासत कर रहे हैं, और वो नून लीग को इसलिए हदफ तनकीद बना रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी का वोटर था ये पीटीआई की तरफ भी इसलिए गया था कि वो एंटी नून लीग वोटर था। तो ये बेसिकली एंटी नून लीग वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और मतमा नजर ये है कि ना सिर्फ हुकूमत जो है वो ये इत्तेहादी जमातें बनाए, बल्कि ओपोजिशन बेंचों पर भी इनका राज हो। ये इसलिए नहीं है कि इससे पीटीआई को फायदा होगा या नून लीग की मुखालफत में नून लीग को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का वोट नून लीग को वोट नहीं देता, ये एंटी नून लीग वोटर का मामला है। तो ये सारा कुछ जो आपके सामने नजर आ रहा है कि सिर्फ इंतखाबात की हद तक महदूद है, और ये बयानात से, ये कल को यही बयानात से वापस फिरना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब पेड़ भी फाड़ते थे और बाद में एक माफी की बात आज भी उन्होंने कही कि माफी मांग के तो वो साइड पर हो जाते हैं, तो फिर इकट्ठे बैठ जाते हैं। मामला ये है कि मतमा नजर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में कोई ऐसी पोजीशन ना ले सके जो आइंदा 5 साल की हुकूमत बनने जा रही है उसके लिए कोई मसाइल खड़े कर सके। ये एक टास्क है जिसको हर हाल में फिल किया जाएगा। ठीक है मुबशिर साहब, 1985 के गैर जमाती इंतखाबात हुए और उसमें 1088 कौमी असम्बली के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तादाद थी। ठीक है, उस वक्त आबादी भी हमारी कम थी, मगर अभी 2024 में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद है जी 3248। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो आप समझते हैं कि ये डिसाइडिंग फोर्स होगी, जिस पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया वो हुकूमत बनाने जा रही है? देखिए, अगर आप पिछले 3 इलेक्शंस की बात करें
तो उसमें 2008 के इलेक्शंस भी अगर आप देखें तो आजाद उम्मीदवार बड़ी अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तान बांटते होते रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रोल किया। हमेशा से पंजाब में एक राज रहा, अगर हम पंजाब की बात करें, और उसके बाद हमें वो ये ट्रेंड नजर आता था बलूचिस्तान में थोड़ा सा, अगर जो वहाँ पे सीटें कम है। पंजाब में बड़ी तादाद सूबाई असेंबली के लिए भी और नेशनल असेंबली के लिए भी जीत के आती रही है। इस तरह वो ट्रेंड बढ़ चुका है और बेहतर है कि एक वो परसेप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया था कि PMLN के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना, पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना, इसको जो है इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। उसके वो भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कर रहे हैं कि मिसाल आपको तीसरा तो जो कि IPP चौड़ थे, उससे पहले PTI में रहे, इतने शांतों का आता है 5 और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को 1,02,000 के इलेक्शन में लेके पाया। उसके बाद वो फांसी कर दी, सैयद अकबर नुमानी और उनके भाई अपनी सीट वापस ले लिया, तो वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। जिनमें IPP के मूवर पूछे थे, तो ये वाला है जिसकी दफे ज्यादा आती है और होगा। इसलिए जो मिशन रखते हैं वो ये कहते हैं कि आगे जो गवर्नमेंट मेकिंग होगी प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, यानी फेडरल और पंजाब की खसूसी तौर पे इसमें जो है इंडिपेंडेंस का रोल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है नौशाद साहब, आप क्या समझते हैं? बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करता चलूँ सवाल में कि वो कैंडिडेट्स जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट तो दिया हुआ है, लेकिन ज़ाहिर बात है उनके पास बल्ला इंतखाबी निशान नहीं है, आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन जीतते हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ परसेंटेज ऐसी भी होगी जो कि किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेगी बजाय इसके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने या साथ दे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ना एक तरजीहों और अंदाजों पे बहुत बेस करना शुरू हो गई हैं। ये दुरुस्त है कि एक जमात जो है उसके पास इंतखाबी निशान नहीं है और वो बगैर इंतखाबी निशान के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इंतखाब लड़ रही है, लेकिन ये याद रखिए कि बाकी तमाम जमातों के पास इंतखाबी निशान मौजूद है। सो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तादाद बहुत बड़ी होगी तो शायद नहीं होगी। दूसरी बात, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मसाइल का शिकार है वहां ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी किस तादाद में लोग जो है वो जीतकर सामने आएंगे। ये हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इंतखाब जीतने की पोजीशन में हो और वो जीत जाएं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो भी एक बड़ी तादाद होगी। ये तो नताइज के बाद हम इसके ऊपर तजिया कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस वक्त सिचुएशन क्या बन रही है। ये जरा थोड़ा सा इट्स अर्ली टू से कि हमने ये अज्यूम कर लिया है कि एक बड़ी तादाद आज़ाद अरकान के तौर पे जीत के आएगी। अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर बिलावल को आप देखिए, वो ये बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिलावल को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिलावल साहब सिंध की बुनियाद पर इंतखाबात जीतकर सिर्फ मरकजी हुकूमत नहीं बनाई जा सकती फेडरल लेवल पे, और फेडरल लेवल के ऊपर ये देखिए कि जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वहां पर थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ होता है, वोट का सूबाई पर मुख्तलिफ होता है, और जिलाई इंतजामिया की जब बात आती है, ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से होते हैं। सो ये भी बड़ा अहम रहेगा कि क्या लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो है वो वाकईतन इतने समझदार और इतने अक्लमंद हैं कि वो पार्टी को उस तरह से बड़ी तादाद में निकल के वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक मामला अभी मुझे ये पता चल रहा था कि बाद जगहों पे मैंने जब काम किया लाहौर के अंदर, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये याद ही नहीं था कि उन्होंने अपने वोट जो है ना अपने इलाके में रखवाने हैं। वो उनके आबाई इलाकों में वोट ट्रांसफर हो गए, कोई कहीं ट्रांसफर हो, क्योंकि जो हल्का बंदियां हुई उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बहुत वक्त दिया कि आप अपने अपने वोट जो है अपने मुतलका जो जहां आप चाहते हैं उन हल्कों में ले आए, आप जहां रह रहे हैं। लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने ये काम किया ही नहीं है और अब वो ढूंढते फिर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा वोट होगा। ना उन्होंने लिस्टों को देखा, ना उन्होंने कोई काम किया। तो ये भी एक बड़ा मामला होता है कि ये सारी तंजीम होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उससे महरूम है
और इलेक्शन डे कहते हैं कि इंतखाबात जो है वो 50% इंतखाबी दिन के अंदर जीता जाता है। वो जो ट्रांसपोर्ट लेके आप निकलते हैं, जो आप अपनी मकबूलियत को मटेरियलाइज कर लेते हैं वोट के अंदर, ये भी एक बड़ा जफाकश काम होता है। और वो जमातें जो बतौर जमात काम नहीं कर रही और उसमें इख्तलाफात हों और ग्राउंड पे उनके लोग मौजूद ना हो, यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि क्या आपके पास 91,908 पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग एजेंट भी आप पूरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारा कुछ जो है एक तंजीमी सत्ता के ऊपर बड़ी मजबूत कोशिश के बाद हो सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, उनकी मरकजी लीडरशिप नहीं है, फिर सूबाई लीडरशिप भी जो है वो प्रॉब्लम में है, बहुत सी जगहों पे जिलाई लीडरशिप जो है वो छुपी हुई है। तो इन तमाम तर हालात के साथ ये अंदाजा लगा लेना या ये क्यास राइयां शुरू कर देना कि एक बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारों की जीत सकती है, ये थोड़ा मुझे ये लगता है कि ज्यादा स्पेकुलेटिव है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं? बिलावल भुट्टो का बयान कि आज़ाद उम्मीदवार तो हमारे साथ होंगे, लग रहा है ऐसे कि बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ उन वोटर्स का भी है जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ सपोर्ट में निकलने जा रहे हैं। तो जरदारी साहब का अगर माजी देखा जाए तो सियासी तोड़ जोड़ के वो माहिर समझे जाते हैं। तो आप समझते हैं, डू यू थिंक कि जरदारी साहब आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो वोटर्स जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जाने वाले हैं उनको भी? जी बिल्कुल, उनके पास वो जो जादू की जफी है ना, वो डाल लेते हैं और बड़ी कमाल की डालते हैं। और आपने देखा भी है कि जब 2008 में वो इलेक्शन जीते थे तो उनका बयानिया ये था कि एक तरफ जनरल मुशर्रफ वो जिम्मेदार करार देते थे बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत का, और दूसरी तरफ वो काफ लीग को कातिल लीग कहा करते थे। लेकिन अपने 5 साल इक़्तिदार के आखिरी दिनों में जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने परवेज इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया था और उन्होंने हुकूमत और उस पार्लियामान को बचा लिया था। तो मेरे ख्याल में ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत गई है 2017 में, उस प्रोजेक्ट को भी वही हेड कर रहे थे। और किस तरह उन्होंने मुस्लिम लीग नून से लेके खुद पीटीआई के लोग और फिर बाप पार्टी के लोगों को अपनी छतरी के नीचे जमा किया और फिर इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया। तो उनमें तो ये एबिलिटी है। वो मेरे ख्याल में जितने भी लोग इस तरह की सियासी सौदाबाजी करते हैं वो उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ के उनको देते हैं। तो जब इस तरह की वो डील बनाए जिसमें वो लोगों की तवक्को से बढ़ के उनको कुछ दे, तो मेरा ख्याल में लोग की तरफ पीछे चले आते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि 2018 की तरह अब 2024 में भी जब उनको इसी तरह का कोई मौका मुयसर आएगा तो वो उसको भरपूर तरीके से अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे। और उनकी ये ख्वाहिश भी होगी कि एक तरफ वो एक अच्छी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से, कुछ पंजाब और इसी तरह बलूचिस्तान के साथ इलेक्टेबल्स खड़े हैं और खैबर पख्तूनख्वा से कुछ सीटें लेके आ जाए तो एक उनका स्कोर है कि वो 80-90 अच्छा, सीटें ले सकते हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे तो जानना उसके चाहूँगा, बाद आप क्या समझते हैं कि बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा ही करने जाएगी क्या, कि पहले कोशिश करेंगे कि वोटर्स जो आज़ाद उम्मीदवारों के हैं उनको कन्विंस करें, और अगर वो ना कर सके कि डायरेक्ट पीपल्स पार्टी को वोट करें, उसके बाद फिर जो इलेक्ट होके आएंगे एमएनएस बन के या एमपीएस बन के, फिर सेकंड स्टेप ये होगा कि उनको कन्विंस किया जाए अपने साथ लाने के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि वोटर्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं होता। और बिलखसूस आज़ाद के बारे में तो हमेशा ये कहा जाता है कि इलेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्टेबल्स का जो वोटर है वो इन्फ्लुएंस किसी से नहीं होता, उसने अपने ही इलाके की उस रहनुमा के साथ खड़ा होना है। लेकिन जरदारी साहब के लिए अपॉर्चुनिटी बनी थी उस वक्त कि जब एक अच्छी बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि नून लीग थोड़ा सा इस मामले में अपनी तरफ डिक्लेयर करवाती है और वो अगर इत्तेहादियों को भी साथ देकर चलती है तो उसमें भी वो कोई ज्यादा स्पेस देने के कायल नहीं है मुस्लिम लीग नून। जबकि पीपल्स पार्टी के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2008 की असेंबली में उन्होंने परवेज इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बना दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये शायद पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उन्होंने उनको दे दिया था। तो उस हवाले से जरदारी साहब एक अच्छे डील मेकर है। तो मुझे लगता है कि आज़ाद अरकान की कोशिश भी यही होगी कि फिर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के एक हुकूमत बनाए। ऐसे में कि जब पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जिनको परवेज खटक साहब हेड कर रहे हैं या इस्तेकाम पार्टी, वो भी एक तरह से पीटीआई से निकले हुए लोग हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो अगर उनकी जानिब से कुछ वो सीटें जीतते हैं, साथ में आज़ाद होते हैं और साथ में पीपल्स पार्टी,
तो मुझे लग रहा है कि 2024 की असेंबली के बाद जो हुकूमत है वो इन स्टेक होल्डर्स की कोलिशन गवर्नमेंट होगी, और मुझे मुस्लिम लीग नून कहीं अपोजिशन बेंचों पे बैठी हुई नजर आ अच्छा, रही ये आपने इंटरेस्टिंग है। एनालिसिस दिया है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का बयान है, उन्होंने तो तारीफ़ की है मियाँ साहब की। वो कहते हैं कि वो हम मिल के मियाँ साहब के साथ मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये फैक्ट है हमारे पास है कि 2018 के जो इलेक्शंस थे उसमें 10 करोड़ 60 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स थे, और 2024 में ये 12 करोड़ 70 लाख के करीब हैं। 2 करोड़ वोटर्स जो हैं वो नए वोटर्स हैं जो कि पिछले इलेक्शंस में नहीं थे। तो ये भी एक डिफाइनिंग नंबर हो सकता है। ये कौन से वोटर्स हैं? ये वो वोटर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रहे हैं। इनको कौन सी पार्टी अपनी तरफ कन्विंस करने में कामयाब हो पाएगी? वेलकम बैक जी। मुबशिर साहब, 2018 और 24 में जो नए वोटर्स की तादाद हुई है वो 2 करोड़ वोटर्स हैं, और ये पहली दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहे हैं। पुराने वोटर को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ आप उसको कन्विंस करें, या फिर इलेक्टेबल के साथ जिसके साथ चल रहा है अरसे दराज से। ये जो नया वोटर है, इसको किस कदर आसान या किस कदर मुश्किल है कन्विंस करना, या इसका रुझान आप क्या समझते हैं एज ग्रुप के हिसाब से? देखिए, इतना ही वोटर तकरीबन 2013 के इलेक्शंस में, जब वोटर की एज को कम किया गया था 18वीं तरमीम के बाद, तो इतना ही वोटर जो है उस वक्त ऐड हुआ था। और जो जिन लोगों ने ये हक दिया था, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो यंग वोटर्स पे काम करना उस वक्त भूल गई थी। नतीजा क्या हुआ? यंग वोटर या तो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ गया या पीटीआई की तरफ गया, और वो आपको 2013 के इलेक्शन रिजल्ट्स में नजर आया। पीपल्स पार्टी तो सिंध से अपनी सीटें जीत के आ रही थी, पंजाब में सिर्फ 3 सीट्स थी उनके पास नेशनल असेंबली की। उसके बाद 2018 में वही वोटर्स मजीद उसमें ऐड हुए, क्योंकि एज लिमिट कम हो गई थी। और 18 में बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट कर रहे थे, और उन पे इम्पैक्ट ये हुआ कि चूंकि 2013 में वो बच्चे थे, उन्होंने स्क्रीन पे एक ही फोटो देखा 2011 से लेके, जो कि मैं कहता हूं 2022 तक, एक ही चेहरा हर वक्त स्क्रीन पे, जो दूसरों को बुरा भला कह रहा है, कोसने दे रहा है, और अपने आप को ईमानदार डिक्लेयर कर रहा है। यकीनन वो प्रोपेगेंडा इसी चीज का नाम है कि इतना बोला जाए एक बात के बारे में, वो सच महसूस होना शुरू हो जाए। तो उसके नतीजे में पीटीआई जो है यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब होगी। अभी जो नया वोटर है, ये उसी क्लास से ताल्लुक रखता है जिन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई को स्क्रीन पे ही देखा, और उसको देखते हुए ही जवान होते गए, और उनका ही जो स्पेल बाइंडिंग स्पीचेस हुआ करती थी मुखालिफिन के हवाले से, कीचड़ उछालना, और अपने बारे में रियासत मदीना भी कहना, ईमानदारी के चर्चे भी करना, तो यकीनन उन पे इम्पैक्ट होगा। वही जो नौशाद बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम पीटीआई की ये है कि उनके पास उनका सिंबल नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि वो इलेक्शन डे पे गाइड कर सके, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन लड़ना बाकायदा एक आर्ट है, और उस बल्कि मैं तो कहूँगा साइंस है। और उसमें हमें तो याद है कि जब हमने जितने इलेक्शन मॉनिटर किए हैं, और उससे पहले जब हम कभी इलेक्शन का हिस्सा हुआ करते थे, वो वोटर्स लिस्टों में से निकाल के पर्चियां बना के वोटर्स के घर तक जाके उनको बताना कि आपका वोट नंबर ये है, आपका पोलिंग स्टेशन नंबर ये है, फलां जगह पे है। और फिर अगले दिन सुबह उन्हें फिर और खुश अखलाकी से उनके दिल जीतना, यानी जिसका कोई माइंडसेट नहीं भी आपको वोट डालने का, वो भी आपको डाले। और वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेज चीज जो करना। है कम से कम वो पीटीआई में अब मफकूद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नया वोटर है ये डिवाइडेड ही होगा। और चूंकि इस वक्त बिलावल और मियां नवासिफ और मरियम उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि नया वोटर शायद अदर देन पीटीआई, चूंकि उनके तो इंडिपेंडेंट्स हैं इस वक्त, ये दोनों जमातें सिक्योर करने में कामयाब हो जाए। ठीक है रुशाद साहब, टर्नओवर आप कैसा देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और टर्नओवर कितना ज़रूरी होता है? मैक्सिमम टर्नओवर आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम पार्टिसिपेट करे, और जो आने वाली हुकूमत है उसको भी पता हो कि हमारे साथ अवाम का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। क्योंकि महंगाई हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और लोगों का इलेक्शन वाले दिन निकल के अपने ट्रांसपोर्ट पे जाना वो भी शायद मुश्किल हो। तो इस एंगल से आप महंगाई के हवाले से इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं?
देखिए, महंगाई का बहुत इम्पैक्ट है। अब यहाँ पर एक ज़माना था कि कोचेज़, लग्ज़री कोचेज़ और गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ और इस तरह की अरेंजमेंट होती थी। पिकअप सबसे हल्की सवारी थी। अब आपको मैं एक मज़े की खबर देता हूँ कि लोग चिंगची बुक करा रहे हैं। इस दफ़ा चिंगची जो है, वो नहीं मिल रहा लाहौर में, कि उनकी बुकिंग शुरू हो गई है क्योंकि लोग पेट्रोल अफ़ोर्ड नहीं कर रहे जो उम्मीदवार हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें स्पेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा भी आपको पता है अखराजात हैं। ये जो अभी बात हो रही थी पाकिस्तान तरीके साहब की, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां उम्मीदवारों के अभी तक मरकजी दफातर कायम नहीं हुए, दफातर नहीं मिल रहे। लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा इस हल्के में उम्मीदवार कौन है। और तीसरी बात, ये लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं हमारे वोटर्स को तीन तीन शहरों में फेंक दिया गया। भाई, ये वोटर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने वोट को सिक्योर करे अपने इलाके के अंदर। इलेक्शन कमीशन तो उन्हें टाइम देता रहा। अब इन हालात के साथ जो सिचुएशन होगी, देखिए इसके अंदर जब ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, वो जो तमाम जमातों के उम्मीदवार हैं वो बहुत ज्यादा लग्जरी उसके अंदर स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे रह जाएंगे जो इस वजह से कि मैं अपनी ट्रांसपोर्ट पर नहीं जाना चाहता और मुझे उम्मीदवार की ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंची, तो हमारे यहाँ लोगों की लिटरेसी और लोगों की जिम्मेदारी इतनी ही है कि वो शायद वोट ना डालना मुनासिब समझे, एज कंपेयर टू कि वो खुद जाकर अपनी सवारी पर वोट डालें। ये तादाद हमारे यहाँ बहुत कम है, ये रियलाइजेशन भी बहुत कम है। ठीक है, सो पॉइंट इस टेकन। मुझे ये जी, लगता है कि शायद उस तरह का नहीं होगा ठीक है। एक्सपेक्ट जिस तरह का किया जा रहा है, लेकिन ठी- अगर ये टर्न आउट गया तो ये मेरी नजर में ये लोगों का वो जिसे कहते हैं ना कि लोगों में वो जज्बा होगा जिसके तहत वो इस महंगाई, इन चीजों से फाइट करना चाहते हैं और अपनी मुंतखब हुकूमत देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जमात की हो। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब लोगों में ये ट्रेंड आ जाए कि हमने वोट ठीक हर है, सूरत डालना है, ठीक जो है। कि हमें पिछले इंतखाबात में हमारे तजर्बा है उसकी बुनियाद पर बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आया। पॉइंट टेकन जी। इफ्तिखार साहब, अगर हम अपने शहरों से बाहर नज़र दौड़ाएं देही आबादी में, तो इवन अगर हम जीटी रोड के साथ साथ जो जीटी रोड के ऊपर तहसील हैं या ज़िले हैं, उनके भी छोटे छोटे शहर तो हैं बज़ाहिर, मगर जब आप अंदरून जाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिरे से ही नहीं होती है। वही चिंची या फिर कुछ इलाकों में अभी तक वो तांगा भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं आप समझते बजाय कि कैंडिडेट्स अपने खर्चे से बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करें, हमारी हुकूमत के ज़िलाई लेवल पे, तहसील लेवल पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है सरकार मुहैया करे, ताकि हमारा टर्नओवर बढ़े और लोग पार्टिसिपेट करें। वो वोटर्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो इवन कैंडिडेट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बसेस बुक कराएं अपने वोटर्स के लिए। आप तो वोटर डेज के ऊपर लोगों का बाहर आना और वोट कास्ट करने की बात कर रहे हैं ताकि टर्न आउट ज़्यादा हो, लोगों की जो शमूलियत इलेक्शन प्रोसेस में वो ज़्यादा हो। लेकिन हालात इस वक्त ये है कि मुल्क के बेशतर शहरों के अंदर दफ़ा 144 का नफाज है। सियासी जमात, बिलखुसूस एक सियासी जमात किसी किस्म का न तो कॉर्नर मीटिंग कर सकती है, ना कोई जलसे कर सकती है, बल्कि थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी और स्कूल बंद है। बिल्कुल। तो ऐसे में लोग कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? मुल्क के अंदर जिस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। जब रियासत खुद कहे कि जिस मुल्क के अंदर इतने हजार पोलिंग स्टेशन हसास है, उनके ऊपर दहशत गर्दी का खतरा है, तो मुझे बताइए कि आम शहरी के तौर पे आप जाएंगे, आप इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर शरीक होंगे? तो पहला तो मामला ये है कि मुल्क के अंदर क्या लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस कदर है कि वाकई लोग घरों से बाहर अपनी फैमिलीज के साथ अपनी खवातीन को, अपने बूढ़ों को लेके आए और वोट कास्ट ठीक करें? है। अच्छा बताइए कि इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 17 खुदकुश बमबार जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचने का अलर्ट जारी कर दिया गया है, और कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इस वक्त स्कूल्स बंद हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। ऐसी सूरत हाल में 5 हफ्ते बीत चुके हैं। आज अपॉइंटमेंट हुई है वजारत दाखिला में, वज़ीर साहब आज अपॉइंट हुए हैं। तो ये जो 5 हफ्ते गुजरे हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या सिक्योरिटी नहीं है इस सूरत हाल में, जब इतने थ्रेट्स हैं? आईजी पंजाब कह रहे हैं कि 17 से 18 जो सियासतदान हैं उनको सिक्योरिटी रिस्क है, उनको थ्रेट है, 90,000 सिक्योरिटी एहलकार चाहिए। इतनी लेट क्यों अपॉइंटमेंट की गई, आप क्या समझते हैं? अपार्टमेंट में क्या है, पहले से एक वजीर मौजूद है गौर एजाज साहब, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और इस हवाले से जो कमेटी बनी थी गोया कि इलेक्शन कमीशन के कहने पे कि जिसने कोऑर्डिनेट करना इलेक्शन कमीशन को, उस कमेटी में तो सेक्रेटरी दाखिला साहब है, क्योंकि उस वक्त वजीर दाखिला साहब थे ही नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त निगरान हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। गोया कि एक सियासी जमात, उसके रहनुमा के खिलाफ मुकदमात ज़्यादा फोकस्ड है, और इलेक्शन के निकात और उसके लिए जो ज़रूरी इकदाम है शायद वो दूसरी तरजीह है। यही वजह है कि बिल्कुल ऐसी है कि 5 हफ्ते बाद आज ख्याल आया
कि इससे पहले कि कोई ज़्यादा तनकीद हो और ये कहा जाए कि मुल्क में वज़ीर दाखिला नहीं है, तो एक वज़ीर निगरान वज़ीर को एडिशनल चार्ज दे दिया गया और जो कमेटी बनाई गई बुनियादी तौर पे सारे काम की निगरानी के लिए, उसमें सेक्रेटरी दाखिला साहब हैं, उसमें वज़ीर साहब नहीं है बल्कि कोई और वज़ीर उसके इंचार्ज है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक इससे एक गलत तासुर जाता है और जो निगरानों का बुनियादी काम है कि इस मुल्क में इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएं। अब देखा ये जा रहा है कि उनकी तरजीहात में कुछ और तो है, लेकिन इलेक्शन कहीं बिल्कुल आखिर पे आ रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है। अगर हम नौशाद साहब जिक्र करें JUIF का, जमात इस्लामी का, MQM का, MQM 1978, जमात इस्लामी 1941, JUIF 1988, अरसा दराज से सियासत के मैदान में, आप क्या समझते हैं इनको अवामी पजीराई नेशनल लेवल पे क्यों नहीं मिल पाई? किस चीज़ की कमी है इन पार्टी? तो असल में तरजीहात का मामला है। आप अपनी जो भी सियासी जमात है वो अपने एजेंडाज जो हैं या अपना मंशूर अवाम के सामने रखते हैं, फिर उनका एक असलूब और उनका तरीका कार जो है, तरीका सियासत है, ये सारा कुछ अवाम के सामने आता है। अवाम उनको एनालाइज करते हैं और फिर उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। माना चाहूंगा ये जो दीनी जमातें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए हुआ ये है, ऐसा नहीं कि इनकी अवाम में पजीराई नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक मखसूस जिसे कहते हैं ना अंदाज या एक मखसूस सोच के साथ ये वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए एक खास लेवल से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ पुरकशिश नहीं बना पाते अपनी पार्टी को। क्यों? उसकी निस्बत जो दूसरी जमातें हैं, दीगर सियासी जमातें हैं, उनको देखें कि वो सिर्फ एक दीनी मामलात तक महदूद नहीं होती। हमारे यहाँ राइट की जमातें, जिसे दाएं बाजू की जमातें कहते हैं, वो भी मौजूद हैं। आपने तो अब ये रियासत मदीना के नारे भी सुन लिए। लेफ्ट की जमातें भी मौजूद हैं जो बाएं बाजू की जमातें कहलाती थी। लेकिन इनकी अवाम में पजीराई इसलिए है कि ये अवामी मामलात को और उनके इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जनरली उनके लिए काम करते हैं, और वहां एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हर तरह के लोगों की मौजूद होती है। दीनी जमातों का प्रॉब्लम यह है कि वो मखसूस तरीक़ेकार या मखसूस अंदाजे जिंदगी गुजारने वाले लोगों को सिर्फ अपने साथ शामिल रखते हैं। वो ओवरऑल अट्रैक्ट नहीं करते मैसेज को, जिसका नतीजा यह है कि वो महदूद हो जाते हैं उन लोगों तक जो उनके माइंड है। सो जो सियासी जमातें होती हैं वो जो उसमें जो इख्तलाफ की राय रखने वाले लोग भी शामिल होते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो जनरली आपकी प्रिंसिपल जो होता है, पार्टी का जो स्टैंड होता है, उसके साथ एग्री करते हैं, लेकिन आपकी मुखालफत भी अंदर जारी रहती है, मुशावरत भी जारी रहती है, और इख्तलाफ राय भी जारी रहता है। ये जो दीनी जमातें हैं वहां ये मामलात इस तरह से नहीं हो सकते, क्योंकि वो मखसूस एक अपने आप को ना एक जिसे कहते हैं लिमिटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड लोग ही उनके साथ जुड़ पाते हैं। ठीक है जी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे उस थिंक टैंक का जिसका नाम पाइड है, और उनकी सिफारिशात तजावीज़ात आई हैं, तजावीज़ आई हैं माजरत, कि 5 साल से कम करके मुद्दत हुकूमत की पार्लियामेंट की 4 साल कर देनी चाहिए, वजारत उज़्मा की मुद्दत 2 साल कर देनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी बिल पार्लियामेंट में पेश होने से पहले अवाम के पास आए और अवाम उस पर अपनी राय दे, उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाए और पास हो जाए। हमारे साथ वेलकम बैक जी। पार्लिमानी इस्लाहत का अगर हम जिक्र करें मुबशिर साहब, तो पाइड जो कि थिंक टैंक है प्लानिंग कमीशन का, उसने तजावीज़ दी हैं कि मुद्दत पार्लियामेंट की 5 साल से कम कर दी जाए, 4 साल कर दी जाए। 2 दफ़ा 2 मरतबा वजारत उज़्मा की जो कुर्सी है वो एक शख्स हासिल कर सकता है, उसको महदूद कर दिया जाए। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो भी बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, चूँकि जो अवाम है, जो वोटर्स हैं, उनको तो नहीं पता कि पार्लियामेंट में क्या बिल पेश हो रहा है और क्या बिल पास होने जा रहा है, तो उसको हफ्ता पहले पब्लिक किया जाए, पब्लिक उसको पढ़े, देखे, परखे, उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाए। इन तजावीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जिस थिंक टैंक ने ये प्रपोजल्स दिए हैं, मुझे उन पे हैरानगी है, क्योंकि प्रपोजल्स ऐसी आनी चाहिए, सजेशंस, जिससे पार्लियामेंट और जमहूरियत जो है मजबूत हो। हम पहले ही यहाँ पे एक रोना रोते रहे हैं माजी में कि यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा ये कि पार्लियामान को मजबूत नहीं किया जाता, बल्कि पार्लियामान के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। उसका टेन्योर कम करने से कोई रीजन दी होगी कि क्या फर्क पड़ता है कि अवाम तंग आ जाते हैं? वो रीज़न अच्छा, यही थी जी अवाम कि अवाम तंग आ जाते हैं, प्रेशर आ जाता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाती और फिर गैर जमहूरी ताकतों को स्पेस मिल जाती है।
जी, जी, बिल्कुल उसमें अर्ज़ ये है कि वो तो पहले दिन ही गैर जमहूरी ताकतें जो है वो पहले दिन ही पार्लिमान पे हमलावर हो जाती हैं, हम तो यही देख रहे हैं। और कभी इफ्तिखार चौधरी के 89 सुओ मोटो की सूरत में हो जाते हैं, कभी पार्लियामेंट हाउस के बाहर 126 दिन के धरने की सूरत में हो जाती हैं। तो ये तो होता रहता है, आप 4 साल करेंगे, 5 साल रहने देंगे, ये होता रहेगा। हम्म, दूसरा जो इनके क्या जो भी वाइज़ गाइज़ हैं इस थिंक टैंक के, ये 2 साल की मुद्दत का मतलब ये है कि चूंकि पाकिस्तान में उन्होंने इसको एक हकीकत की शक्ल 4 साल देने की की कोशिश की पार्लियामेंट की है। मुद्दत और वजारत उज़्मा के लिए सिर्फ 2 दफ़ा की लिमिट। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, चूंकि पाकिस्तान में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत तकरीबन 2 साल चली, मियाँ नवाज शरीफ की तकरीबन 1.25 साल, उसके बाद मोहतरमा की दोबारा 2 साल, फिर मियाँ नवाज शरीफ की 2 साल के करीब, और फिर उसके बाद अगर आप 2008 में देखें तो गिलानी साहब थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल गए, लेकिन फिर साइड पे हुए शरीफ थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल गए, और इमरान खान 3.5 साल निकाल गए। तो उन्होंने अपनी तरफ से सोचा कि जनाब ये कट कर दिया जाए इनका टेन्योर ही, और उनको 2 साल तक ले जाया जाए, ताकि वो लोग जो वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने देते उनको आसानी हो जाए। ठीक मुझे है। ये बताइए कि अगर कोई वज़ीर आज़म बेहतरीन डिलीवर कर रहा हो और उसका मंसूबा हो कि 4-5 साल में वो पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाएगा, चलिए आप फर्ज कर लीजिए, और 2 साल बाद वो अपने सारे प्लान्स के साथ शेल्व हो जाए, और उसके बाद आधी टेन्योर के लिए कोई और वजीर आजम आ जाए, साथ 2 दफे से ज्यादा कोई वजीर आजम भी ना बन जाए। देखिए, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें अवाम के वोट, अवाम की उमंगों और अवाम की ख्वाहिशों की जो है वो ठीक है जी, रिफ्लेक्शन होता है। जी, जी, पॉइंट आप टेकन। जी, ठीक है। निशात साहब मेरा इसमें ख्याल है एक कि जी, जी, एक इंतहाई फजूल किस्म का सजेशन। ठीक है। लेकिन ये अच्छा आप देखें, ये कोई प्राइवेट भी थिंक टैंक नहीं है, ये वजारत मनसूबाबंदी के मातहत जो प्लानिंग कमीशन है, ये उसका थिंक टैंक है। नुशाद साहब, इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें, साथ में आप ये भी ऐड कर लें कि इसमें ये भी तजवीज़ है कि जो काबीना के अरकान हैं उनकी तादाद 25 से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, और याद रहे कि PDM की एक फ्लीट थी, 70 से ज़्यादा की तादाद थी। और फिर एक और सवाल, मैं तीसरा सवाल भी इसमें ऐड कर दूँ, अगर आइंदा आने वाली हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और इल्हाक हो जाता है बाकी पार्टीज़ का आपस में, और उसके बाद वो फिर क्या करेंगे? इसी तरह से PDM की तरह क्या 70, 72, 75 काबीना मेंबरान होंगे? देखिए, हमारे ना सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये जिन साहिबान ने भी ये गुफ्तगू फरमाई है या ये नताइज अखज़ किए हैं, उनको ना सियासत की समझ है, ना जमहूरियत की समझ है, ना सिस्टम की समझ है। जब हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पर कि इसकी मुद्दत 4 साल कर दी जाए, तो हम बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि 4 साल कर दी जाए। आइन में 5 साल दर्ज थी, तो जो वजीर आजम है वो 2 ढाई 3 साल नहीं गुजार सकता, और अवाम तंग आ जाती। जब 4 साल हो जाएगी तो वो 1.5 साल में तंग आ जाएंगे, 3 साल कर देंगे तो वो साल में तंग आ जाएंगे। क्या ये कोई मेरिट है जिसके ऊपर बात की जाए? दूसरी बात, ये जो 2 साल वजीर आजम, आप किस तरह से किसी किसी पार्टी का अच्छा, ये 2 मैंडेट साल वज़ीर आज़म का नहीं है, इसमें ये है कि वज़ीर आज़म की जो री इलेक्ट होने की या बैसियत वज़ीर आज़म, उस पोजीशन की 2 मरतबा लिमिट होनी चाहिए, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यही यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्ज करें एक एक शख्स है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, वो छठी दफा बन रहा है, उससे किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या मसला है? आप तो कहते हैं जमहूरियत में, आप कहते हैं कि कोई शख्स जिसको अवाम पसंद करती है, जिसे अवाम वोट देना चाहती है, जिसे मुंतखब करना चाहती है, आप उसके राह में तमाम रुकावटें दूर करेंगे, और उसको ये हक है कि वो आकर अनाने हुकूमत संभाले। तो आप उस पर क्यों लगाते हैं? आप प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं? ये इश्यूज नहीं है हमारे। दूसरी बात ये है कि क्या 25 जो बंदे हैं, वो जो कैबिनेट है वो क्या ज्यादा अच्छा डिलीवर कर पाएगी, और क्या 150 बंदे होंगे तो वो कम डिलीवर कर पाएगी? ये जो बातें हैं ये सारे नॉन इश्यूज हैं। असल में हमारे यहाँ कुछ ताकतें जो हैं वो आपको उलझा देती हैं उस तरह की बहसों में, जिस तरह हमारे यहाँ ये सदारती निजाम की बहस है। हालांकि हम ये करके देख चुके हैं, वो निजाम, सदारती निजाम पिट चुका, उसके बावजूद हम फिर दोबारा उसी की तरफ रजू कर लेते हैं, सोचते रहते हैं बैठ के, उल्टे सीधे हल निकालते हैं। देखिए, हल कहाँ है? हल यहाँ है कि हमारे पास एक निजाम मौजूद है जो पार्लिमानी निजाम है। इस निजाम को, इसके अंदर जो खराबियां, खामियां, कोताहियां हैं, उनको दूर किया जाए।
उनमें बेहतरी लाई जाए और ताकि इस सिस्टम को मजबूत करके इससे डिलीवर करवाया जाए। इंस्टेड के कभी हम उखाड़ के हम इधर रख देते हैं, कभी पिछाड़ के हम इधर रख देते हैं, कभी हम दाएं कर ले जाते हैं, कभी बाएं इस तरह के मामलात के साथ आप एक तरफ कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हमें तवील मुद्दती पॉलिसीज के जरिए अपने मामलात को जिसे कहते हैं ना एक स्टेबिलिटी देनी चाहिए। और इस तरह की हरकतें करके ये 4 साल 3 साल 2 साल ये वाले मामलात की इसकी जरूरत नहीं है। आइन ने एक मामला तय कर दिया जिसपे सबका कंसेंसस था और वो निजाम जो है वो चलता रहा है प्रॉपर तरीके से। जब वो उसको अगर आजादाना चलने दिया जाए, उसको मजबूत किया जाए, तो हमने देखा है कि अवाम को डिलीवर किया करती रही है। ये अभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि 30 साल में नवाज शरीफ को 4-4.5 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन मईशत में वो बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको भी इतना ही मौका मिला होगा, लेकिन उसने आईनी और कानूनी मामला जो है उसके ऊपर ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस मौजूद थी, डिलीवरी मौजूद थी, इसीलिए इन जमातों की रूट्स मौजूद हैं, इसीलिए इनको वोट देते हैं लोग, करोड़ों की तादाद में वोट डलते हैं। बात ये समझने की है कि ये जो मामलात हैं ये इस तरह से इनके हल नहीं निकलते, ये जेर बहस नहीं रहने चाहिए। और असल में जो कमी कोताही है, जो जहां खराबी है, असल रूट कॉज उस पर काम करना चाहिए। ये बुखारी साहब ने अभी हवाला दिया आपको कि अगर फर्ज करें ये आपके ये थिंक टैंक के फॉर्मूले को मान लें तो जो धरना जो है वो 6 महीने बाद आया था वो 3 महीने पहले आ जाएगा। जो 6 महीने बाद कोशिश शुरू हुई थी हुकूमत गिराने की वो 3 महीने पहले शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वजीर आजम जो है ठीक है वो 2 साल बाद दोबारा या 2 साल के लिए हो या 3, अवाम 5 साल के लिए नुमाइंदों को चुन के असम्बली में ठीक है भेजते जी हैं। असम्बली में वो जो कारकर्दगी दिखाते हैं उसकी बुनियाद पर वो आइंदा चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे। ठीक ये है एक हमारे यहाँ ये जी एक ठीक है मुआहिदा है पॉइंट जो टेकन जी आइन ने दिया है और हमने उसे कबूल किया निशात है। साहब जी जी पॉइंट टेकन वक्त थोड़ा कम रह गया इफ्तिखार साहब किसी भी माशरे में तरक्की के लिए हसूल इंसाफ का आसान होना और इंसाफ के तकाजे पूरे होना बहुत ज़रूरी है कासिम सूरी साहब का केस है जो कि जिसकी हियरिंग चल रही है हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन जो चीदा चीदा से पॉइंट्स हैं उसको तो हम डिस्कस कर सकते हैं 3 साल तक उनका केस जो है वो ज़ेर इल्तवा इस तरह से रहा कि वो उसकी तारीख ही नहीं आई अदालत ने करार दिया कि साजबाज करके केस को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दिया गया है ताकि अपील कुंदा की बतौर रुकन कौमी असम्बली मुद्दत पूरी होकर मामला ही गैर मौसर हो जाए। चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा इस्तेमाल किया गया है। अच्छा फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने खैर नोटिस किया रजिस्ट्रार को भी, उन्होंने कहा इंटरनल इंक्वायरी भी करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा इदारा, इससे तो ऊपर कोई इदारा है ही नहीं जो कि इंसाफ दे सके किसी भी पाकिस्तानी को, वो कैसे इस्तेमाल हो गया और क्यों हुआ फिर? नहीं, आप इस मुल्क की तारीख से वाकिफ नहीं है। इस मुल्क के जज साहबान ने खुद कहा है कि नजरिया जरूरत के तहत बहुत सारे फैसले दिए गए। इस मुल्क के जज साहबान ने खुद डिक्टेटर्स को आइन में अपनी मर्जी की तराकीम करने से मुतालिक फैसले दिए। इस मुल्क के जज साहबान ने खुद कहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि जी जस्टिस साहब को इस बात पे हैरानी क्यों हो रही है। एक पूरी लंबी तारीख उनके सामने है और इस वक्त भी कुछ फैसले ऐसे हैं कि जिनको लेके ये तासुर माजरत के साथ बनता है, शायद उभर रहा है कि अभी भी इस तरह के इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं सियासी मकासद के लिए। तो मेरा ख्याल में जब इंसाफ पर मबनी फैसले होते हैं तो वो फैसले भी अपनी जो एक अथॉरिटी है वो साबित करते हैं और उसका इजहार भी होता है और लोग उनको तस्लीम भी करते हैं। और जहाँ कहीं फैसलों में झोल होता है या कहीं एक इंजीनियरिंग का एक एलिमेंट उसमें नजर आता है तो वो भी छुपा नहीं रहता, मुआरिफ उसको भी बयान करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज कासिम सूरी के इस केस के ऊपर वो इस तरह के रिमार्क्स जरूर दें, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि 2008 की जो असम्बली वजूद पे आई थी और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनकी हुकूमत भी एक स्टे पे चलती रही थी। उनके कैंडिडेचर के ऊपर भी एक सवाल था और उसके खिलाफ जो मुकदमा चला तो उसके ऊपर एक इतना तवील स्टे आया था कि उसके बाद असम्बली की मुद्दत तो खत्म हो गई थी लेकिन उस केस का फैसला नहीं हो पाया था। ठीक है तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। तो अच्छी बात है कि उस तरह की चीज़ों को देखें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे कोई किसी इदारे को इस्तेमाल न कर पाए। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं, ये तवक्को करते हैं, ये दुआ करते हैं और यही हौसला देते हैं अपनी जुडिशरी को, कैसे करें जैसा वो कह रहे हैं। जी निशात साहब क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज।
बस ये मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे यहाँ ना मिसकंसेप्शंस बहुत सारी चीज़ों की है। अदलिया जब काम करना शुरू करती है सही जो उसकी जो हकीकी काम है वो करना शुरू करती है, तो हमारे यहाँ जो है ना अजीब व गरीब किस्म के नजरिया ज़रूरत की के तहत फैसले आने की डिमांड शुरू हो जाती है। और जब नजरिया ज़रूरत के तहत देते हैं तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि नजरिया ज़रूरत के तहत जो है वो फैसले किए गए। अदलिया को अपना काम करना चाहिए जिस तरह से वो काम कर रही है आइन और कानून के मुताबिक। हर जो भी अदलिया आती है, जो भी चीफ जस्टिस साहब हों या किसी भी जो हमारी जो लाहौर हाई कोर्ट्स हैं या दूसरी हाई कोर्ट्स हैं, इनको आइन और कानून की बालादस्ती और उसके लिए काम करना चाहिए। उन्हें किसी भी दूसरी चीज के अंदर इन्वॉल्व या उलझाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अपने अपने जो फोकस करके अपना काम करते चले जाएं, बस यही तरीकाकार है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब, नौशाद अली साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।